Hello everyone, I am Santosh Panu and you are learning English with me. So let's get started. यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफे के पार्ट 1 में आपने सीखा, 2 पॉइंट आपने सीखे वहाँ पर कि एपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हुए क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है, राइट। तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो था कि टू अवॉइड डबल हिसिंग साउंड ओनली एपोस्ट्रोफे इज़ यूज्ड इन 2 केसेस, जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि जब पार्ट 1 देखोगे तभी आपको पार्ट 2 समझ आएगा, राइट। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा टू अवॉइड सिक्वेंशियल एपोस्ट्रोफे, लगातार 2 सीक्वेंस में एपोस्ट्रोफी लगेंगे तो आप उनको कैसे अवॉइड करोगे, ये चीज़ हमने पढ़ी। अब मूव करते हैं पॉइंट नंबर 3। सपोज करिए वो सीक्वेंस में एपोस्ट्रोफी नहीं लगा रहा, वो एंड से जोड़ रहा है 2 नाउन को, राइट। कैसे देखो, मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई विजिटेड टॉम्स एंड मैरी हाउस but it was locked। उसने ये सेंटेंस दे दिया। तो अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि जो एपोस्ट्रोफे जो हम लगा रहे हैं वो टॉम के साथ भी मैंने लगा दिया, मैरी के साथ भी लगा दिया। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एपोस्ट्रोफे एक जगह पे आएगा या 2 जगह पे आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ है। कई बार क्या होता है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो उसको 3 पार्टनर मिलके खरीद लेते हैं, राइट। तो उस बिल्डिंग के ऊपर 3 लोगों का पोजीशन है और ऐसे पोजीशन को हम कहते हैं यूनाइटेड पोजीशन, राइट। मतलब इकट्ठा मिलकर के उनका पोजीशन है। कई बार हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये भी करते हैं कि 3 अलग अलग बंदे अपनी 3 अलग अलग बिल्डिंग खरीदते हैं, तो उस केस में ऐसे पोजीशन को हम क्या कहते हैं, डिवाइडेड पोजीशन कहते हैं। जैसे पुराने टाइम में हम करते थे ना कि कोई बुक होती थी, काफ़ी महंगी होती थी, तो क्या करते थे, 3-4 स्टूडेंट मिलकर के उस एक किताब को खरीद लेते थे, सारे प्रैक्टिस कर लेते थे उसमें से। आजकल हम क्या करें, हर बच्चा अपनी इंडिविजुअल किताब खरीद रहा है, तो दैट इज डिवाइडेड पोजीशन। क्लियर है। तो अब आपको सेंटेंस से कैसे निकालना है कि अब एपोस्ट्रोफे हम एक जगह पे लगाएं या 2 जगह पे लगाएं। इससे पहले वाला पॉइंट क्या था, 3 नाउन्स को 2 एपोस्ट्रोफे से हमने जोड़ा था। अब की बार हम एंड से जुड़े हुए 2 नाउन हैं। एक पर्सन है जो है जिसका नाम है टॉम, सेकेंड पर्सन है दैट इज मैरी। अब हमें ये डिसाइड करना है कि एपोस्ट्रोफे एक जगह पे आएगा या 2 जगह पे। तो कोई सेंटेंस आपकी हेल्प कर रहा है। जिस पैटर्न से हम पढ़ते हैं उसमें हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम हेल्प हमें सेंटेंस से निकालनी होती है। क्लियर। तो अब ये देखिए कि सेंटेंस कहाँ आपकी हेल्प कर रहे हैं, कि एपोस्ट्रोफे एक जगह आएगा या 2 जगह। और क्योंकि एग्जाम में आप सेंटेंस से बाहर नहीं निकल सकते, जो भी मैक्सिमम हेल्प आपको निकालनी है वो सेंटेंस से निकालनी है। क्लियर। तो एक बार सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे। आई विजिटेड टॉम्स एंड मैरीज हाउस बट इट वॉज लॉक्ड। ये जो इट वर्ड यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है, हाउस के लिए। इट मीन्स टोटल मैंने कितने घर विजिट किए हैं, 1। और अगर एक ही घर विजिट किया है तो कॉमन सेंस ये है कि टॉम और मैरी एक ही घर में रहते हैं। इसका मतलब घर के ऊपर दोनों का कैसा पोजीशन होगा, यूनाइटेड पोजीशन होगा। और इस यूनाइटेड पोजीशन को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, टॉम एंड मैरीज, यानी कि यहाँ पर एपोस्ट्रोफी रहेगा सेकेंड नाउन के साथ, फर्स्ट वाले के साथ हम नहीं लगाएंगे। इस एपोस्ट्रोफी को हम क्रॉस कर देंगे, जरूरत ही नहीं। ये बात समझ आ गई। सेंटेंस ने क्या दिखाया, इट वॉज लॉक्ड, घर बंद था। इसका मतलब दोनों एक ही घर में रहते हैं। क्लियर है। अगर मैं इसी सेंटेंस में थोड़ा सा बदलाव कर देती हूँ, आई विजिटेड टॉम्स एंड मैरीज हाउस बट दे वर लॉक्ड। अब सिचुएशन समझिए थोड़ी सी। यहाँ पर इट का यूज हुआ था सेंटेंस में, यहाँ पर दे का यूज हुआ है, ठीक है। क्योंकि ही शी इट का प्लूरल फॉर्म हमेशा क्या होता है, दे होता है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि दे वर लॉक्ड, घर बंद थे, इट मीन्स मैंने कितने घर विजिट किए, 2 घर विजिट किए। अगर मैंने 2 घर विजिट किए हैं तो टॉम का अपना अलग घर है, मैरी का अपना अलग घर है। इस सिचुएशन में दोनों जगह पे एपोस्ट्रोफे बिल्कुल ठीक है। अब मान लीजिए पेपर में वो ये करता, टॉम्स वाला एपोस्ट्रोफे नहीं देता, तो आप एरर क्या निकालते, सबसे पहले इसको देखो, दे वर लॉक्ड। दे वर लॉक्ड है तो इट मीन्स घर कितने हुए, 2। अगर घर 2 हैं तो हमें एपोस्ट्रोफे अलग अलग चाहिए, इंडिविजुअल चाहिए, क्योंकि अब पोजीशन जो है वो इंडिविजुअल है, यूनाइटेड नहीं है। ये बात समझ आ गई। इट लगा था तो हमने एपोस्ट्रोफे सिर्फ सेकंड नाउन के साथ लगाया, एंड से जुड़े हुए 2 नाउन लास्ट वाले के साथ लगा दिया। जब यहाँ पर दे का यूज हुआ है तो अपोस्ट्रोफे अलग अलग दोनों नाउन को चाहिए।
क्लियर है। कई बार वो क्या करता है, वर्ब को स्पेसिफाई नहीं करता। मान लीजिए मैं इसी सेंटेंस को एक बार फिर से लिखती हूँ आपके सामने, आई विजिटेड टॉम्स एंड मैरीज हाउस बट द कपल वॉज नॉट देयर। कपल वॉज नॉट देयर। अगर उसने अब की बार कोई वर्ब नहीं लिखी, लेकिन हमारी सेंटेंस से क्या हेल्प निकल सकती है, साफ साफ कह रहा है कि आई विजिटेड टॉम्स एंड मैरीज हाउस बट द कपल वॉज नॉट देयर। इसका मतलब वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। इसका मतलब घर के ऊपर दोनों का क्या होगा, यूनाइटेड पोजीशन होगा। यूनाइटेड पोजीशन होगा तो ये वाला एपोस्ट्रोफी हमें नहीं चाहिए। क्लियर है। तो जब जब हमारे दो नाउन एंड से जुड़े होंगे तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, अगर यूनाइटेड पोजीशन होगा तो एपोस्ट्रोफे एक जगह लगाएंगे, डिवाइडेड पोजीशन होगा तो दोनों नाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफे लगाएंगे। ये कहाँ से डिसाइड होगा कि यूनाइटेड आएगा या डिवाइडेड, तो आपको सेंटेंस से पहचान करनी है। क्लियर है जी। तो आप ऐसी प्रैक्टिस करिए, आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। क्लियर है। अब हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 4, और इसका अगर छोटा सा बनाना चाहो तो ये बना सकते हो। यूनाइटेड पोजीशन है तो हम लगाएंगे सिर्फ सेकंड नाउन के साथ एपोस्ट्रोफे, और अगर है डिवाइडेड पोजीशन तो हम लगाएंगे बोथ नाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे इज यूज्ड विद बोथ नाउन्स। क्लियर है जी। तो शॉर्ट में आप इसको ऐसे शॉर्ट नोट बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आ रही है बच्ची जानकारी, पॉइंट नंबर 5। अगर किसी सेंटेंस में कोई इंडेफिनेट प्रोनाउन दे रखा है, पहले थोड़ा सा समझते हैं इसको। इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन से होते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन हम प्रोनाउन के चैप्टर में 12 वर्ड पढ़ते हैं, जैसे कि 4 वर्ड वो जिनके पीछे बडी लगा होता है, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी। क्लियर। 4 वो वर्ड हैं जिनके पीछे 1 लगा होता है, समवन, एवरीवन, नोवन, एंड। ठीक है। 4 वो वर्ड हैं जिनके पीछे थिंग लगा होता है, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग। क्लियर है। अब थिंग वाले चीज़ों को हटा दें इसमें से, क्योंकि नॉन लिविंग चीज़ों के साथ हम एपोस्ट्रोफे का यूज़ नहीं करते। अब बचे इनमें से सिर्फ 8 वर्ड। क्लियर है। तो यहाँ से एक पॉइंट निकलता है कि एपोस्ट्रोफे इज यूज्ड विद इंडेफिनेट प्रोनाउन, क्योंकि वो भी किसी पर्सन को ही बता रहे होंगे। राइट। तो अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर 8 वर्ड इंडेफिनेट प्रोनाउन, सबसे पहले कौन से रहेंगे हमारे? इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो 4 वर्ड आप लिखेंगे, somebody, everybody, anybody, और आप लिख सकते हो nobody। क्लियर। अगर इन्हीं के 4 हम बनाएंगे तो आप बना सकते हो someone, everyone, anyone और no one। राइट। इनके साथ हम यूज कर सकते हैं एपोस्ट्रोफे। अगर मैंने लिखा somebody's business तो कैसे लिख सकती हूँ? somebody's business। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसी सेंटेंस में वो क्या करता है, कंपाउंड नाउन बना देता है। सबसे पहले कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्ड मिलकर के जब किसी नाउन को बनाते हैं, दैट इज कंपाउंड नाउन। राइट। तो अगर मैं किसी सेंटेंस में ये लिख दूं somebody else, somebody else, तो else वर्ड हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अब अगर मैं एपोस्ट्रोफे लगाऊंगी तो वो else के ऊपर लगेगा यहाँ पर, ना कि somebody के साथ। किस केस में? जब आपने इसके साथ else जोड़ दिया। क्लियर है। अगर else नहीं जोड़ा तो आप इनके साथ लगाइए। प्रैक्टिकल लाइफ में ये सिचुएशन कब बनती है? मान लीजिए मैं किसी दिन घर से निकली और मैंने कहा कि भाई मैं राम के घर जा रही हूँ। राइट। मैं फर्स्ट टाइम उनके घर जा रही हूँ, मैं अंदर चली गई कि ये राम का घर होगा। अंदर जाके पता लगा कि ये तो राम का घर है ही नहीं, ये तो किसी और का घर है। तो मुझे क्या कहना पड़ेगा? इट्स नॉट राम्स हाउस, ये राम का घर नहीं है, बट समवन एल्स हाउस, समवन एल्स हाउस। अब मुझे एपोस्ट्रोफे की जरूरत पड़ेगी एल्स के ऊपर, ना कि समवन के साथ। क्लियर है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है कि एल्स अगर वर्ड में यूज होगा तो हमें क्या लगाना है? एपोस्ट्रोफे एस को इसके साथ लगाना है, ना कि समबडी के साथ। एल्स नहीं है तो आप लगाओ समबडी, एवरीबडी, नोबडी, सबके साथ लगा दो। क्लियर है। तो ये एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है। क्लियर है। अब हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 6। कुछ हमारे पास इंग्लिश में पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन।
तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये पोजेसिव प्रोनाउन आया कहाँ से, ये वर्ड बनता ही किससे है, क्लियर है। तो एक बार देखो मैं ऊपर डिस्कस करती हूँ आपसे। जैसा इसका नाम हमें सजेस्ट कर रहा है पोजेसिव प्रोनाउन, तो ये मिलकर के बनता है पोजेशन प्लस नाउन से। पोजेशन प्लस में नाउन इज इक्वल टू पोजेसिव प्रोनाउन। हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? प्रोनाउन का पूरा चैप्टर हमें बताता है कि नाउन रिपीट नहीं होना चाहिए। नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूँ माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस। आप एक बार ये देखिए कि यहाँ पर कौन सा नाउन रिपीट हो गया, हाउस वर्ड रिपीट हो रखा है। सबसे पहले हाउस यहाँ पर आया, रिपीट कहाँ पर हुआ है, योर हाउस। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसका सोल्यूशन क्या है कि मैं पूरे यूअर प्लस नाउन को मिला करके क्या बना दूँ, योर्स बना दूँ। तो सबसे पहले ये होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, क्लियर। जब हम जैसे कई बार बोल देते हैं, मेरे पास कोई पैस की कॉल आ गई फ़ोन पे, तो मैं क्या बोलूँगी, डोंट वेस्ट यूअर टाइम एंड माइन टू। आप अपना भी टाइम बचाइए और मेरा भी, अपना टाइम भी वेस्ट ना करें और मेरा भी। तो उस सेंस में जब हम बात करते हैं तो नाउन रिपीट नहीं होना चाहिए। जब हम ये बनाते हैं बच्चे, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, पोजेशन प्लस नाउन मिल करके बनते हैं ये। और एपोस्ट्रोफे क्यों लगाते हैं, पोजेशन को ही शो करने के लिए। तो क्या हमारी जो सिचुएशन है वो सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगी? अगर मैं यहाँ पर ये लिख देती, जैसे आप एप्लीकेशन वगैरह में लिखते थे यूअर्स ओबीडियंटली, यूअर्स ओबीडियंटली। अब देखो ओबीडियंट वर्ड है, इसके आगे एलवाई लगा करके मैंने इसको एडवर्ब बना दिया। यूअर्स वर्ड में ऑलरेडी क्या है, यूअर प्लस नाउन। अगर मैं इसके आगे भी ये लगा दूँ तो ये आपकी इंग्लिश में एरर मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि एपोस्ट्रोफे खुद पोजेशन दिखाता है और यूअर्स में ऑलरेडी एक पोजेशन है। तो इसलिए कभी भी यहाँ से एक पॉइंट क्या निकल के है वो देखो, पॉइंट नंबर 6 था ये हमारा। पॉइंट नंबर 6, ठीक है। एपोस्ट्रोफे इज नॉट यूज्ड विद पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। और अगर आप लिखते हो माइन, हर्स, योर्स, देयर्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो कभी भी हम इनके साथ एपोस्ट्रोफे का यूज़ नहीं करते, क्लियर है। तो छोटी सी बात आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा आता है, अभी मैं आपको कुछ बातें बता रही थी कि अगर मैं एक वर्ड लिखती हूँ आपके सामने पब्लिक। अब पब्लिक जो वर्ड है पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। लेकिन अगर मैं इसी वर्ड के साथ एक और नाउन यूज़ कर दूं, जैसे मैं ये कह दूं ये पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक की डिमांड है ये। अब ये देखिए कि ऑफ क्यों नहीं लगा रही इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में ऑफ क्यों नहीं लगा रही, बिकॉज डिमांड जो है वो पब्लिक का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है, तो ऑफ तो मैं लगा नहीं सकती। एपोस्ट्रोफे क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि जो पब्लिक वर्ड है वो दोनों का काम कर रहा है, ये नाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है। डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, क्लियर है। अगर मैं बात कर रही हूँ पब्लिक, तो पब्लिक अकेला लिखती हूँ कि पब्लिक ये काम कर रही है, पब्लिक वो काम कर रही है, तो पब्लिक हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ, क्योंकि व्हाट, हु और होम का रिप्लाई हमेशा नाउन होता है। लेकिन अगर मैं लिख रही हूँ पब्लिक डिमांड, तो अब डिमांड से पहले जो पब्लिक आया तो ये किसका काम करने लग गया, एडजेक्टिव का। और वो वर्ड इंग्लिश के जो नाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम कर सकते हैं, उनके आगे कभी भी आप एपोस्ट्रोफे नहीं लगा सकते, क्लियर है। जैसे मैं सिंपली वैसे बोलूँ आपको, हॉस्टल नाउन है, लेकिन अगर किसी जगह पे आपने लिखा देखा हॉस्टल लाइफ, तो आप यहाँ पर एपोस्ट्रोफे नहीं लगा सकते। कारण क्योंकि ये वर्ड दोनों तरीके से यूज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर मैं एक वर्ड लिखती हूँ पीपल, नाउन है, लेकिन अगर मैं बोलूँ पीपल ओपिनियन, पीपल ओपिनियन, अब ये पीपल क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। आप किसी जगह पे लिखा देखते हो या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हो कि विंटर ब्रेक शुरू हो गया मेरा, विंटर ब्रेक या विंटर वेकेशन, तो ये देखिए विंटर और ब्रेक के बीच में कुछ नहीं लगा। कारण क्योंकि ब्रेक से पहले विंटर वर्ड आकर के किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, ठीक है। और ऐसे वर्ड जो नाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम कर सकते हैं इंग्लिश में। अब मैं अगर आपको ये कहूँ हैंड एक एडजेक्टिव है, तो आप हंसेंगे,
मैम पागल हो गई है, हैंड तो बॉडी पार्ट है, हमारा नाउन होता है। लेकिन अगर मैं किसी जगह पे लिखती हूँ हैंड बैग, तो हैंड किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। अगर मैं कहूँ टेबल एडजेक्टिव है, आप हंसोगे, मैम टेबल तो नाउन होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ टेबल क्लॉथ, टेबल स्पून है ये, अब टेबल किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। और पूरी इंग्लिश हमें क्या कहती है कि कोई भी वर्ड काम कैसे करता है, दैट इज योर फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर, राइट। कि फंक्शन से ही नाम डिसाइड होता है, कोई भी चीज़ जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, डिपेंड करता है कि आप उसको सेंटेंस में यूज कैसे कर रहे हो। इज माई पॉइंट क्लियर? ठीक है, देखो तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि ऐसे वर्ड जो नाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं उनके साथ हम एपोस्ट्रोफे यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 7। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे पॉइंट नंबर 8। अभी तक जितनी भी कहानी हमने पढ़ी उसमें क्या पढ़ा कि भाई नॉन लिविंग चीज़ों के साथ एपोस्ट्रोफे नहीं लगाएंगे, राइट। फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, राइट। न्यूज़पेपर जब वो पढ़ रहे हैं तो उन्होंने एक वर्ड देखा, दिल्ली पोल्यूशन। अब वो यहाँ पर घबरा गया कि भाई दिल्ली तो दिखने में हमें क्या दिख रहा है? नॉन लिविंग दिख रहा है। अगर मैं बोल देती हूँ इंडियाज पॉपुलेशन, अगर आपने किसी जगह पे लिखा देखा अमेरिका, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स, ऐसे लिखा देखते हो। आप किसी जगह पे लिखा देखते हो कोर्ट्स ऑर्डर, किसी जगह पे आपने लिखा देखा नेचर्स लव, राइट। किसी जगह पे आपने लिखा देखा ड्यूटीज कॉल, ठीक है। किसी जगह पे लिखा देखते हो सन्स फ्यूरी। अब देखो, आप अगर इनको एक झलक में देख रहे हो, दिल्ली, इंडिया, अमेरिका, कोर्ट, नेचर, ड्यूटी, सन, ये सारे के सारे वर्ड आपको कैसे दिख रहे हैं? नॉन लिविंग दिख रहे हैं, राइट। तो अब ये देखिए कि सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, जो सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि नॉन लिविंग चीज़ों के साथ एपोस्ट्रोफे नहीं लगता, ये बात आज भी उतनी ही सही है, ठीक है। यहाँ पर लगने के पीछे रीज़न क्या है? यहाँ पर एक रीज़न लगा है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले ये पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, राइट। ये वर्ड बना है, जैसे हिंदी में हमारे अलंकार होते हैं ना, उनमें से एक अलंकार का नाम है पर्सोनिफिकेशन, जिसको हम पढ़ते थे मानवीकरण, ठीक है। अब मानवीकरण क्या होता है कि जब आप किसी नॉन लिविंग चीज़ों को लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हो, राइट। कैसे करते हो? जैसे आप कई बार कहते हो एसी चल रहा है, अब एसी तो नहीं चल सकता, राइट। कई बार कुछ लोग घर में रिमोट के सेल खराब होते हैं, वो रिमोट से बात करना शुरू कर देते हैं। कई बार सर्दियों में उनके कोई व्हीकल स्टार्ट नहीं होते तो वो व्हीकल से बात करना शुरू कर देते हैं, बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वो पलट के बोलेगा, लेकिन वो पलट के कभी नहीं बोलता। कारण क्या है? क्योंकि हम नॉन लिविंग चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। और अगर आपने ट्रीट ही लिविंग बीइंग की तरह कर दिया तो आप एपोस्ट्रोफे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लिविंग बीइंग की तरह आप ट्रीट कर रहे हो ना उसके साथ, ठीक है। और इसी को हम इंग्लिश में मानवीकरण, अपने पर्सोनिफिकेशन, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मानवीकरण, राइट। तो अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है या नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ कि दिल्ली का पोल्यूशन, क्या दिल्ली शहर का अपना कोई पोल्यूशन होगा? पोल्यूशन वहाँ पर कौन फैला रहे हैं? दिल्ली में रहने वाले लोग। तो दिल्ली यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिल्ली के लोगों को। अगर यहाँ पर हमारे इंडिया का बंदा बाहर कहीं खेलने जाता है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिया को ना, हमारे कंट्री के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि वो पर्सन है, लिविंग बीइंग है। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर देखूँ इंडियाज़ पॉपुलेशन, क्या इंडिया की अपनी कोई पॉपुलेशन है? पॉपुलेशन तो लोगों की है कि कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, तो पॉपुलेशन यहाँ पर किसकी है? लोगों की। तो इंडिया यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लोगों को। अगर मैं एक बात करूं कि अमेरिका की प्रॉब्लम है, क्या अमेरिका की कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, अमेरिका में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम है वो। अगर मैं बोलूं इंडियाज़ प्रॉब्लम, तो इंडिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम है। यहाँ पर अमेरिका रिप्रेजेंट कर रहा है अमेरिका के लोगों को। क्लियर है? अगर मैं बोलूँ कोर्ट का ऑर्डर है भाई, ये क्या कोर्ट कभी ऑर्डर देगा? नहीं देगा। कोर्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है जजेस को, राइट, क्योंकि जो जजमेंट देने का काम तो वही करते हैं, ऑर्डर भी वही देते हैं। तो ऑर्डर यहाँ पर किसका है? जजेस का। और उन जजेस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? कोर्ट। क्लियर है? अगर मैं बात करती हूँ नेचर्स लव,
प्रकृति में देखो कितना प्यार है। कई बार हम बच्चों को भी कोई चीज़ समझा रहे होते हैं कि प्रकृति देखो कितना प्यार है इसके अंदर। बेसिकली नेचर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रकृति में रहने वाले लोगों को, जीव जंतुओं को। तो इस केस में ये क्या बन जाता है हमारा? पर्सोनिफिकेशन। ड्यूटी इज कॉल, क्या मेरी ड्यूटी मुझे बुला रही है? नहीं बुला रही, लेकिन ड्यूटी यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं कि मेरा अंदर का जमीर जाग गया है कि मेरा पढ़ाने का टाइम हो गया तो मैं पढ़ाऊँ, राइट। मैं उस टाइम को वेस्ट ना करूं। तो मैं क्या बोलूंगी? मान लीजिए मैं कहीं बैठ के बात कर रही हूँ, फिर मैं क्या बोलूँगी? हे माय ड्यूटी इज कॉलिंग मी, मुझे जाना चाहिए अभी, बोल सकती हूँ ना। तो इस सिचुएशन में ड्यूटी यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सन्स फ्यूरी, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जितने भी हमारे हेवनली ऑब्जेक्ट हैं, या जिसको आप ये कहोगे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ में कौन से आते हैं? जो हमारे हवा में हैं, जैसे कि सन, मून, ये वर्ड जब आप यूज़ करते हो तो उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? एपोस्ट्रोफी। क्लियर है? तो सबसे पहला यूज हमारा क्या था कि नॉन लिव, दिखने में आपको नॉन लिविंग चीजें दिख रही हैं, लेकिन आप एपोस्ट्रोफे का यूज कर रहे हो, किसकी वजह से? सबसे पहला केस हमारा बनता है पर्सोनिफिकेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पर्सोनिफिकेशन। यहां पर मैं लिख देती हूं पर्सोनिफिकेशन। और पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? व्हेन एनी नॉन living thing is treated as living being is called personification। जब आप एक नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करने लग जाते हो तो इस चीज़ को हम इंग्लिश में कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। और ये सारे नाउन कौन से नाउन्स हैं? पर्सोनिफाइड नाउन हैं, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बना कि पर्सोनिफाइड नाउन के साथ हम यूज कर सकते हैं एपोस्ट्रोफी। जो दिखने में आपको नॉन लिविंग दिखेंगे बट वो क्या है? लिविंग बीइंग को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है? तो ये पॉइंट मेरा क्लियर हुआ आपका, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है कि जब हम किसी भी इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस हम यूज ही क्यों करते हैं किसी लैंग्वेज में? तो किसी भी लैंग्वेज को जानदार बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट। अब मान लीजिए कई बार हम कहते हैं कि ये लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसको क्या कहते थे? राम है ये तो, क्योंकि राम ने क्या रिप्रेजेंट किया था? एक अच्छे बेटे का रोल प्ले किया था। तो अगर कोई बेटा अच्छे से माँ बाप का कहना मानता है तो हम उसको क्या कह देते हैं? भाई ये राम है। तो क्या हमने उसकी तरह इडियोमेटिकली यूज़ नहीं कर लिया? इवन वो पर्सन राम नहीं है। क्लियर है? तो कारण क्या है हमारा, ये देखिए। और अभी जो एक ताज़ा फ्रेज चल रही है आपने सुना ही होगा कि कितनी ही मेहनत कर लो आखिर में ज़िंदगी न्यूजीलैंड हो जाती है। फ्रेज बन गई, क्योंकि जैसे वो मैच का रिजल्ट आया तो उसके हिसाब से हमने उसको जोड़ लिया, तो फ्रेजेस ऐसे ही फॉर्मेट की जाती है। अब ये देखिए कि जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होती हैं ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें 2 मीनिंग दे रही होती हैं। सबसे पहला लिटरल मीनिंग और दूसरा हमारा होता है इम्प्लाइड मीनिंग, राइट। लिटरल मीनिंग का मतलब होता है आपने शब्द कौन से यूज किए हैं, शाब्दिक अर्थ, ठीक है। इम्प्लाइड होता है हमारा भावार्थ, आपका भाव से क्या लेना देना है। तो दैट इज द वे कि इम्प्लाइड मीनिंग जब हम यूज करते हैं, क्योंकि किसी भी इडियम एंड फ्रेजेस का लिटरल से कोई लेना देना नहीं होता। आप चाहे शब्द कोई भी यूज करो, आपका भाव क्या आ रहा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? जैसे मैंने कितनी बार आपको बातें बताई हैं, बीट अबाउट द बुश, हमने शब्द कौन से यूज़ किए? बीट पीटना, अबाउट चारों तरफ, बुश यानी कि झाड़ी को। लेकिन हमने उसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या निकाला था कि झाड़ी को चारों तरफ से पीटना, मेन मुद्दे से हट के बात करना। मुद्दा था झाड़ी को पीटना, लेकिन पीट किसको रहे हैं? चारों तरफ से। तो हमें इम्प्लाइड मीनिंग यूज़ करने होते हैं इंग्लिश में, राइट। अब ये देखिए, जब हम किसी भी इडियम एंड फ्रेजेस में इम्प्लाइड मीनिंग निकालें तो हम यूज कर सकते हैं एपोस्ट्रोफी। कैसे? देखो, अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखती हूँ एट स्टोन थ्रो। अब ये देखिए, दिखने में आपको ये लग रहा है कि स्टोन पत्थर, और पत्थर के साथ आपने क्या लगा दिया? एपोस्ट्रोफी। लेकिन यहाँ पर स्टोन थ्रो लिटरल मीनिंग है, ठीक है, कि पत्थर जहाँ पर फेंका जा सकता है, थ्रो यानी कि फेंकना। लेकिन हम इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं कि कोई भी चीज़ इतनी दूरी पे है जहाँ पर पत्थर फेंका जा सकता है, तो वो कोई लिमिटेड दूरी होगी। तो इसका जो इम्प्लाइड मीनिंग आता है वो क्या आता है? वेरी नियर,
बहुत ज़्यादा नज़दीक। जैसे मैं बोलूँ माई हाउस इज सिचुएटेड एट स्टोन थ्रो, तो इसका मीनिंग होगा, भावार्थ होगा कि मेरा घर यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। अब इडियम्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इडियम्स हमेशा इम्प्लाइड मीनिंग देती हैं इंग्लिश ग्रामर में। क्लियर है? तो नेक्स्ट यूज़ हमारा ये बन सकता है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस में अगर आप कहीं भी एपोस्ट्रोफी लगा देखोगे तो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो इम्प्लाइड मीनिंग कन्वे कर रही होती हैं। पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है, अगर किसी सेंटेंस में कंपाउंड नाउन दे रखा है तो सबसे पहले कंपाउंड नाउन होते कौन से हैं? ऐसे नाउन जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बने हो। तो इसको लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा सन इन लॉ, ये कंपाउंड नाउन है, इसी को आप कह सकते हो हाइफनेटेड नाउन, क्योंकि हाइफन लगे हुए हैं बीच में। अगर मुझे इसके साथ लिखना है कि ये सन इन लॉ की वॉच है, तो एपोस्ट्रोफे एस कहाँ लगाऊं, ये आपके एग्जाम में एरर आती है। तो बच्चा जल्दबाजी में क्या सोचता है कि सन, तो सन के साथ एपोस्ट्रोफे लगा दूं, नहीं, आपका कंप्लीट कंपाउंड नाउन कहाँ खत्म हुआ, यहाँ पर सन इन लॉ, तो एपोस्ट्रोफे कहाँ लगेगा, सन इन लॉ के जस्ट बाद यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने किसी जगह पे लिखा देखा सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ की डिमांड है ये, तो देखो कैसे लिखना पड़ेगा, सिस्टर इन लॉ, कंप्लीट ये नाउन यहाँ खत्म हुआ, एपोस्ट्रोफे एस। पेपर में एरर आती है कि वो सिस्टर के साथ एपोस्ट्रोफे लगा देता है। क्लियर है? और बना के देखो, अगर मैं एक वर्ड लिखती हूँ कमांडर इन चीफ, और आगे मैंने लिखा कि उनका ऑर्डर है ये, तो ये देखिए कमांडर इन चीफ ऐसे बना, कंप्लीट नाउन कहाँ खत्म हुआ, यहाँ पर, तो एपोस्ट्रोफे एस यहाँ लगेगा। क्लियर? पेपर में एरर आती है कि कमांडर के साथ वो एपोस्ट्रोफे एस यहाँ लगा देता है। क्लियर है? अगर मैं ये कहूँ कि मेरी मेड सर्वेंट का बिहेवियर, तो सबसे पहले मेड सर्वेंट ऐसे एपोस्ट्रोफे एस बिहेवियर ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, और जिसको हम साउंड करेंगे मेड सर्वेंट्स बिहेवियर। क्लियर है? तो ये थे हमारे 10 पॉइंट जो कि एपोस्ट्रोफे से रिलेटेड थे। ठीक है, आप इसके दोनों पार्ट जरूर देखिए, इकट्ठा करके देखिए, ताकि आपको ये सारी बातें समझ आ जाए। साथ में कॉपी में लिखें जरूर, और लिखने के बाद उससे रिलेटेड आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल करेंगे तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। कई बार एग्जाम में एरर आती है कि वो ऑफ भी लगा देता है फिर एपोस्ट्रोफे लगाता है, तो ध्यान सिर्फ ये रखना, अगर ऑफ वर्ड यूज हुआ है किसी पोस्ट के नेम में, जैसे आप कहते हो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब ये कंप्लीट एक पोस्ट का नेम है जिसको आप CJI कहते हो, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एपोस्ट्रोफे एस विजिट, ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। अगर कोई बच्चा देखे कि इसमें ऑफ भी आ गया फिर एपोस्ट्रोफे भी आ गया, तो जी पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये कंप्लीट एक पोस्ट का नेम है। राइट? तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ऑफ भी आ जाए और एपोस्ट्रोफे भी, दोनों सुपरफ्लुअस नहीं बनाना, लेकिन अगर पोस्ट के नेम में है तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है? क्योंकि ऐसे हमारे कुछ पोस्ट के नेम होते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे ऐसे लिखा आ गया द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एपोस्ट्रोफे एस विजिट, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि एपोस्ट्रोफे के बारे में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना। ठीक है, आप बार बार इनको पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में आऊँगी। टिल देन यू टेक केयर।